औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज सेकंड ईयर का फर्स्ट चैप्टर नंबर 15 होमियोस्टेसिस है। होमियो मीन सेम, सिमिलर, स्टेसिस मीन कंडीशंस। तो एक्चुअली ये ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म की इंटरनल बॉडी कंडीशंस के रिलेटेड है। तो हर ऑर्गेनिज्म ने जो है एक सिस्टम अडॉप्ट किया हुआ है, जो बाहर के इन्वायरमेंट में जो तब्दीलियां आती हैं उनसे बचने के लिए इनके अंदर एक मैकेनिज्म मौजूद होता है जो उनके अंदर बॉडी की कंडीशंस को मेंटेन करता है। तो कंसेप्ट ये है कि ड्यूरिंग एवोल्यूशन कि ज़िंदगी की इब्तिदा बिल्कुल एक सादा बैक्टीरिया की तरह के ऑर्गेनिज्म से हुई और ग्रेजुअली ये कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स होती गई और हाईली कम्प्लेक्स जो कंसिडर की जाती है वो ह्यूमन बीइंग्स हैं। तो ड्यूरिंग एवोल्यूशनरी हिस्ट्री एक सिस्टम सेटअप किया गया है जो इंटरनल एनवायरनमेंट को हर ऑर्गेनिज्म के अंदर मेंटेन रखता है। सराउंडिंग की निस्बत बाहर वाली चेंजेस जो हैं ये वो माहौल जिसमें ऑर्गेनिज्म रहते हैं, चाहे वो प्लांट्स हों चाहे एनिमल्स हैं, उनमें फ्लक्चुएशन या तब्दीलियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ज़्यादा हो सकती है, मे बी माइनस में डिग्री में जा सकता है या 50 डिग्री जा सकता है। लेकिन अगर ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे तो बॉडी का टेम्परेचर ऑलमोस्ट 37 डिग्री सी रहता है। इसका मतलब बॉडी के अंदर का टेम्परेचर मेंटेन है, बाहर वाला जो है उसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होती है। और ये कैसे मेंटेन होता है, ये सिस्टम डेवलप किए गए हैं, मैकेनिज्म डेवलप किए गए हैं बॉडीज़ के अंदर ड्यूरिंग एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। अब ये जो बाहर की एनवायरनमेंट है इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की तब्दीलियाँ, फ्लक्चुएशन जो हैं ये कंटिन्यूसली होती रहती हैं। ऑर्गेनिज्म इनको रेजिस्ट करता है, यानी मज़ाहमत पेश करता है और मैनेज करता है अपनी अंदर वाली जो बॉडी के अंदर की इंटरनल फ्लक्चुएशन है उनको एक नैरो रेंज के अंदर मेंटेन करता है। ये कैसे मेंटेन करता है? सबसे पहले तो ये बाहर की जो चेंजेस हैं इनको सेंसर्स की मदद से जो है ये फील करता है, डिटेक्ट करता है। फिर ये सेंसर से, जैसे ये एरो मूव कर रहा है, सेंसर से इंटीग्रेशन होती है, मतलब ये कंट्रोल सिस्टम मौजूद होते हैं हर ऑर्गेनिज्म के अंदर, इनको डिटेक्ट करते हैं। फिर मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म सिस्टम या मैकेनिज्म जिनको अफेक्टर्स कहा जाता है, इनके ज़रिए से बाहर के वेरिएबल्स की निस्बत बॉडी के अंदर वाला जो कंडीशंस हैं उनको एक नैरो रेंज में मेंटेन किया जाता है। अगर हम होमियोस्टेसिस की डेफिनेशन की तरफ जाते हैं तो डेफिनेशन है प्रोटेक्शन। एक्चुअली इंटरनल कंडीशंस क्या कर रही हैं? प्रोटेक्ट कर रही हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को, उसके इंटरनल ऑर्गन्स, टिश्यूज और सेल्स को। तो इसको डेफिनेशन को अंडरलाइन कर लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स के लिए। द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट, यानी बॉडी के अंदर वाली एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन करनी है, किससे? जो फ्लक्चुएशंस हो रही हैं एक्सटर्नल बाहर की एनवायरनमेंट और उससे जो नुकसान है हो रहा है उससे प्रोटेक्ट करना है, और इसी चीज़ को होमियोस्टेसिस कहा जाता है। अब ये होमियोस्टेसिस या जो इंटरनल कंडीशंस हैं, इंटरनल फ्लक्चुएशंस हैं, उनको नैरो रेंज में किसकी मदद से अरेंज किया जाता है? तो ये कुछ कंट्रोल सिस्टम्स हैं हमारी बॉडी के अंदर जो बाहर वाली वाइडर जो एक्सटर्नल चेंजेस हैं, फ्लक्चुएशंस हैं, उनकी निस्बत ये नैरो रेंज में इनको मेंटेन करते हैं। अब ये कौन सी कंडीशंस हैं जिनको ये मेंटेन करते हैं? जो सबसे ज़्यादा मुतासर हो सकती हैं, मोस्ट ससेप्टिबल हैं, वो इंटरनल एनवायरनमेंट में जो बाहर की चेंजेस से मुतासर हो सकती हैं, इसमें वाटर है, यानी पानी की मकदार जिस्म के अंदर। तो ये एक्वेटिक एनिमल्स में, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में, फिर ड्राइएस्ट एनवायरनमेंट यानी डेजर्ट वगैरह में ये वेरी करती है, लेकिन जो इंटरनल वाटर कंसंट्रेशन है किसी भी ऑर्गेनिज्म में इसको मेंटेन किया जाता है, चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे एनिमल्स हैं। फिर उनके अंदर मौजूद डिजॉल्व सब्सटेंसेस जिनको हम सॉल्यूट कहते हैं ये आ जाते हैं, यानी वाटर और सॉल्यूट्स को इकट्ठा ही कंसिडर किया जाता है, जिसको ओस्मो का नाम दिया जाता है, यानी ओस्मो रेगुलेशन की जाती है।
फिर टेम्परेचर है, बॉडी का टेम्परेचर नैरो रेंज में रखा जाता है। बाहर बहुत ज़्यादा तब्दीली आएगी, चेंजेस आएंगी, लेकिन बॉडी के अंदर वाला टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है। तो ये चीज़ें अगर मेंटेन की जाती हैं, इसी चीज़ को होम्योस्टेसिस कहते हैं। इसके अलावा बॉडी के अंदर डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, उस दौरान में हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, जिनको एलिमिनेट किया जाता है, यानी खारिज किया जाता है बॉडी से। अगर ये खारिज ना हो तो बॉडी को सीवियर डैमेज, इवन डेथ काज कर सकता है। तो ये मैकेनिज्म, अब ये तीन चीज़ें होंगी जो कंट्रोल करती हैं, यानी पानी और नमकियात वगैरह या डिजॉल्व सब्सटेंस, या जिनको हम सल्यूट कहते हैं, इसको मेंटेन करेंगे तो इसको ऑस्मो रेगुलेशन कहेंगे। अगर वेस्ट सब्सटेंसेस स्पेशली नाइट्रोजनस वेस्ट को खारिज करते हैं तो इसको एक्सक्रीशन कहते हैं। बॉडी के टेम्परेचर को नैरो रेंज में रखते हैं, जिसमें बॉडी उसको टॉलरेट कर सके, बर्दाश्त कर सके, इसको थर्मो रेगुलेशन कहते हैं। तो इनकी डेफिनेशंस को भी आपने अंडरलाइन कर लेना है, और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पहले ऑस्मो रेगुलेशन क्या है? मैकेनिज्म है जो रेगुलेट करता है किसके बीच में, ऑर्गेनिज्म और इसकी एनवायरनमेंट के बीच में। और किस चीज़ को मेंटेन करता है? सल्यूट एंड गेन एंड लॉस ऑफ वाटर को। आपने ये नोट किया होगा कि सर्दियों में प्यास कम लगती है क्योंकि पसीना नहीं आता है, इसलिए बॉडी को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो मेंटेन हो जाता है। लेकिन गर्मियों में क्योंकि पसीना आता है, इसलिए आपको बार बार पानी पीना पड़ता है ताकि बॉडी के अंदर जो पानी की कंसनट्रेशन है वो मेंटेन रहे। तो वाटर एंड साल्ट्स की जो रेशियोज हैं उनको मेंटेन करने को ऑस्मो रेगुलेशन कहेंगे। जबकि एक्सक्रीशन क्या है? जो नाइट्रोजनस वेस्ट ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ प्रोड्यूस होते हैं, इनको एलिमिनेट करना, यानी नाइट्रोजनस वेस्ट, इसको एक्सक्रीशन कहेंगे। जबकि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल टेम्परेचर विद ए टॉलरेबल रेंज इज डेजिग्नेटेड एज थर्मो रेगुलेशन। तो एक काबिल बर्दाश्त रेंज के अंदर टेम्परेचर को, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने को थर्मो रेगुलेशन कहा जाता है। अब ये होम्योस्टेसिस एक्चुअली क्या कर रहा है? ये सेंट्रल रिक्वायरमेंट है किसकी? बॉडी की मेंटेनेंस, किसकी? ऑर्गेनिज्म की बॉडी की मेंटेनेंस को। अगर ये होम्योस्टेसिस नहीं होगा तो कोई जानदार जिंदा नहीं रह सकेगा। तो ये कंपेल करता है कि ये जानदार किसी भी माहौल में अडाप्ट कर सकें। ठंडे इलाकों के जानवर हैं या पौधे हैं तो उसके मुताबिक एडजस्ट करेंगे, होम्योस्टेसिस उसको वहाँ पे मेंटेन करेगा। अगर वो